Hello everyone. Today we are here to start with the part 2 of the previous video, that was women, caste and reform. So this is the part 2 of that video, and let's start as usual, that is in Hindi narration. So caste and social reform यानी कि जाति और सामाजिक सुधार, समाज सुधार कह सकते हैं इसको। कुछ जो सोशल रिफॉर्मर्स जिनके बारे में हम डिस्कस करते थे, क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, कास्ट इनइक्वालिटीज़ यानी जाति की जो असमानता थी उनका उसकी घोर आलोचना की। जिनमें राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने एक पुराने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था यानी बुद्धिस्ट के जो लिखे हुए टेक्स्ट थे उसको प्रस्तुत किया कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट किस तरह से कास्ट को लेकर के क्रिटिकल थी, उसकी आलोचना करती थी। प्रार्थना समाज यानी प्रार्थना समाज ने भी भक्ति की परंपरा को, है ना, भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाया, जो क्या मानती थी, स्पिरिचुअल इक्वालिटी यानी कि आध्यात्मिक एकता सभी जातियों की। बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना की गई 1840 में, किस लिए, कास्ट को एबॉलिश करने के लिए, यानी कास्ट यानी जाति को ख़त्म करने के लिए। इनमें से बहुत से जो रिफॉर्मर थे और जो संगठन यानी कि जो सुधार संगठन के जो सदस्य हुआ करते थे, वो मतलब कि कास्ट टैबूज को यानी जाति आधारित जो धारणाएं थी, जो मिथ थे, उनका विरोध करते थे, बहिष्कार करते थे। ज़्यादातर जो फूड यानी भोजन से रिलेटेड कि इनके साथ भोजन नहीं करना है, टच से रिलेटेड, छुआछूत। सो एक तरह से ये प्रयास था टू गेट रिड ऑफ द होल्ड ऑफ कास्ट प्रिजुडाइस इन देयर लाइफ्स, यानी किन चीज़ों से मुक्ति पाना, यानी कास्ट प्रिजुडाइस उनके जीवन में, जाति, क्योंकि जाति के बारे में जो धारणाएं तब थी या जो अब हैं, उन चीज़ों को लेकर के ये जो महारथी थे ये अक्सर विरोध किया करते थे, बहिष्कार किया करते थे। सो बाकी चीज़ें जो कि अन्याय के खिलाफ, देयर वर ऑल्सो अदर्स, बाकी लोग भी थे जिन्होंने मतलब कि कास्ट सोशल ऑर्डर यानी जाति व्यवस्था का जो क्रम है इसके खिलाफ सवाल दागना यानी सवाल पूछना शुरू किया। सो 19वीं शताब्दी के दौरान क्रिश्चियन मिशनरीज यानी कह सकते हैं कि जो ईसाई धर्मगुरु थे, उन्होंने अपने स्कूल्स खोलना शुरू कर दिया, और ट्राइबल ग्रुप्स के लिए और लोअर कास्ट के लिए, जो आदिवासी समाज से आते थे या जो निम्न वर्ग के बच्चे हुआ करते थे, उनके लिए विद्यालयों का शुरुआत करना इन्होंने मतलब कि शुरू कर दिया था। ये जो बच्चे हुआ करते थे, इनको दीज चिल्ड्रेन इन वर दस इक्विप्ड विथ सम रिसोर्सेज टू मेक देयर वे इनटू अ चेंजिंग वर्ल्ड। सो एट द सेम टाइम पुअर बिगेन लिविंग देयर विलेजेज, यानी उसी वक्त क्या था कि गरीब जो लोग थे उन्होंने अपना गांव छोड़ना शुरू कर दिया, किस लिए, जॉब की तलाश में, काम की तलाश में, जो शहरों में उनको मिल रही थी। फैक्ट्रीज़ में भी काम थे, देयर वाज वर्क इन फैक्ट्रीज उस दौरान, और जॉब्स भी नगर निगम म्यूनिसपैलिटीज़ वगैरह में मिल रहे थे। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे शहरों का फैलाव हो रहा था चैप्टर 6 में, सो लेबर की डिमांड, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लेबर की डिमांड बढ़ रही थी। अब तो नालों को यानी ड्रेन्स को खोदना, ये काम करेगा कौन, सड़क बिछाना यानी रोड्स को ले डाउन करना, बिल्डिंग्स को बनाना और शहरों को साफ करना, अब इस काम के लिए इंसान की ज़रूरत थी, लोगों की ज़रूरत थी, तो इसके लिए कूली की ज़रूरत थी, डिगर्स की ज़रूरत थी, कैरियर्स की ज़रूरत थी, ब्रिक लेयर्स की ज़रूरत थी, सीवेज साफ करने वालों की ज़रूरत थी, झाड़ू मारने वालों की ज़रूरत थी, पैलनक्विन बियरर्स की ज़रूरत थी, रिक्शा खींचने वाले की ज़रूरत थी। अब इन सब के लिए लेबर आए तो कहाँ से आए। सो गांव देहात और जो छोटे शहरों से जो गरीब थे, ये ज़्यादातर निम्न वर्ग से आते थे। अब उन्होंने क्या किया, शहर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जहाँ पे मतलब कि लेबर की डिमांड थी। कुछ जो थे, इनमें से कुछ जो थे वो प्लांटेशन के काम से आसाम गए, मॉरिशस गए, त्रिनिदाद गए और इंडोनेशिया गए। वहीं नए नए लोकेशंस पे उन्होंने काम किया, उनके लिए मुश्किल भी थोड़ा था नए लोकेशंस पे जाना, वहाँ पे काम करना, लेकिन जो गरीब लोग थे यानी जो निम्न वर्ग से जो गरीब लोग थे, उन्होंने देखा ये तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप मतलब कि जो अपर कास्ट का यानी जो ऊंचे वर्ग के जो लोग हैं,
खासकर को जो जमींदार वर्ग हैं उनके अत्याचारी रवैये से मुक्ति पाने का ये बहुत अच्छा अवसर है। सो जो दिन प्रतिदिन वो बेइज्जती झेल रहे थे, उन बेइज्जती से निजात पाने का ये सही समय आ चुका है। बाकी जॉब्स भी थे, जैसे कि आर्मी, उदाहरण के तौर पे बहुत ज़्यादा मौका इससे भी मिल रहा था। जैसे ज़्यादातर जो महार लोग थे उनको अनटचेबल कहा जाता था, यानी कि जिनको कोई छुए नहीं, उनसे दूर हट के रहे। अब उनको किस में जॉब मिला? महार रेजिमेंट में जॉब मिला, यानी महार रेजिमेंट फौज के अंदर आज भी है, उसमें उनको जॉब मिला। B.R. अम्बेडकर के जो पिता थे वो दलित आंदोलन के नेता थे, है ना, वो आर्मी स्कूल में पढ़ाते थे। ही टॉट एट आर्मी स्कूल। सो अब जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज़ डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी कि समानता और न्याय, ये दो इम्पॉर्टेंट वर्ड है। सो इसके बाद इसकी भी मांग उठने लगी धीरे धीरे, यानी 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में जो नन ब्राह्मीण कास्ट थे, यानी जो गैर ब्राह्मीण जातियां थी, उन्होंने आंदोलन को या फिर कह सकते हैं संगठित होना शुरू कर दिया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, यानी जातिगत जो भेदभाव हो रहे थे उसके खिलाफ संगठित होना शुरू कर दिया। और उन्होंने सोशल इक्वालिटी और जस्टिस की मांग रख दी, यानी सामाजिक जो समानता थी और न्याय की मांग रख दी। इसके बाद है सतनामी आंदोलन, यानी सतनामी आंदोलन कहाँ पे? सेंट्रल इंडिया में। ये किसके द्वारा? घासीदास के द्वारा स्थापित किया गया, जो लेदर वर्कर के बीच में काम करते थे, और एक संगठन बनाया, एक संगठन चलाया किसके लिए? अपने सोशल स्टेटस को, यानी अपनी सामाजिक पद्धति को या फिर कह सकते हैं सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर का एक जो मतुआ सेक्ट था, मतुआ संप्रदाय था, वो चंडाला कल्टीवेटर्स के यहाँ काम करते थे। हरिदास ने ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट थे उस समय के, ब्राह्मणिकल जो किताबें थी, उस पर सवाल उठाया, जिन किताबों से, खास करके जिन किताबों से जाति प्रथा को समर्थन मिलता था, बल मिलता था। सो केरला, आज का जो केरला है, वहाँ पे जो इजावा जाति से आते थे श्री नारायण गुरु, उन्होंने यानी कि किसका? आइडियल्स फॉर यूनिटी, यानी एकता के लिए आदर्श, यानी अपने लोगों को एक करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया। उन्होंने मतलब कि ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंस। उनकी बहस ये थी, उनका सवाल ये था कि लोगों को आप सिर्फ कास्ट के डिफरेंसेस पे, यानी जाति के आधार पे कैसे आप मतलब ट्रीट कर सकते हो? उनके अनुसार सभी मानव हैं, यानी सभी इंसान हैं, और सबका एक ही कास्ट है, ह्यूमैनिटी एक ही कास्ट है। उनका एक कथन बहुत ही प्रसिद्ध था, ओरू जाति ओरू मातम ओरू दैवम मनुष्यनु, यानी वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, यानी एक जात, एक धर्म और एक भगवान, यानी एक ईश्वर, किसके लिए? पूरे मानव जाति के लिए। यानी ये जितने भी संप्रदाय थे या जितने भी समुदाय थे, ये मतलब कि उन नेताओं के द्वारा स्थापित किया गया जो नन ब्राह्मीण कास्ट से आते थे, यानी जो गैर ब्राह्मीण जातियाँ थी। और उन्होंने कोशिश किया कि उन आदतों को या फिर उन करतूतों को बदलने की कोशिश की जिससे डोमिनेंट कास्ट, है ना, घृणित होते थे, यानी कह सकते हैं विच प्रोवोक द कंटेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। उन्होंने क्या किया? एक सेल्फ स्टीम, यानी कि आत्मसम्मान, यानी जितने भी गैर ब्राह्मीण जातियाँ थी या जो जूनियर जातियाँ थी, कह सकते हैं जो निम्न वर्ग की जातियाँ थी, उनके अंदर एक स्वाभिमान की भावना को जगाया। इसके बाद एक गुलामगिरी जो टॉपिक है हमारा, उसको जानते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग्स द लो कास्ट लीडर, यानी सबसे ज़्यादा जो तेज़ तर्रार कह सकते हैं या फिर जो मुखर जो कह सकते हैं लो कास्ट में जो लीडर्स थे, वो थे ज्योतिराव फुले। इनका जन्म 1827 में हुआ था। वो क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा, यानी ईसाई धर्म गुरुओं के द्वारा जो स्कूल खोले गए, उन स्कूल्स में उन्होंने पढ़ाई की थी। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपने विचार विकसित किया किससे रिगार्डिंग? इनजस्टिसेज ऑफ कास्ट सोसाइटी, यानी कि जो जातिगत समाज की स्थापना है उसमें जो अन्याय है उसके खिलाफ। उन्होंने ब्राह्मण्स का जो क्लेम था कि वो बाकियों से सुपीरियर हैं, उस पे उनका अटैक था। और जिनको आर्यन कहा जाता था, फुले का कहना था कि आर्यन कौन थे? विदेशी थे, बाहरी थे।
जो बाहर से आए थे, यानी पूरा जो उपमहाद्वीप है, बाहर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उससे बाहर से आए थे। और यहाँ के जो भारत देश के जो ट्रू चिल्ड्रन थे उनको हराया। दो जो हैड लिव्ड हियर, जो यहाँ पहले से रहते थे उनके आने से पहले से, जैसे कि आर्यंस ने अपना जो वर्चस्व है उसको स्थापित किया और उन्होंने डिफिटेड पॉपुलेशन को इन्फीरियर कहा, यानी कि निम्न श्रेणी का दर्जा दिया, लो कास्ट पीपल कहा। फूले के अनुसार जो अपर कास्ट है, यानी जो ऊंची जातियां है, उनका कोई अधिकार नहीं है लैंड पे या पावर पे, यानी कि ना जमीन पे और ना ही सत्ता पे। यानी रियलिटी में द लैंड बिलोंग टू इंडिजिनस पीपल, यानी जो ज़मीन है वह स्वदेशी लोगों का है, वहाँ के लोगों का है। सो जिनको वो निम्न वर्ग के लोग कहते हैं। फूले का कहना था कि आर्यन का जो शासन था वो युग था, यानी कि जब उन फूले का कहना था कि आर्यन के आने के पहले एक स्वर्णिम युग चल रहा था, जब वॉरियर यानी योद्धा क्लास या फिर जो कहते हैं किसान वर्ग जो था, जमीन खुद जोतते थे और मराठा कंट्री साइड को, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मराठा के आसपास के जो गांव देहात के इलाके हैं वहाँ पे बहुत अच्छे तरह से अपना जीवन यापन करते थे। उनका कहना था कि जो शूद्र हैं, यानी शूद्र कौन, जो मजदूरी करते हैं, जो जातियाँ मजदूरी करती हैं, और अति शूद्र कौन, अनटचेबल, जिनको छूने की भी इजाज़त नहीं हो, छूने की भी मनाही हो। अब उनका कहना था ये सब इकट्ठे हो, संगठित हो, और जो जातिगत भेदभाव है इस पे गहरा चोट करो। सत्य शोधक समाज एक एसोसिएशन था जिसका स्थापना फूले ने किया, और किसको, कास्ट इक्वालिटी को, यानी जातिगत समानता पे बल दिया गया। 1873 में फूले ने एक किताब लिखा जिसका नाम था गुलामगिरी, यानी स्लेवरी। कुछ 10 साल बाद या फिर कुछ 10 साल पहले अमेरिकन सिविल वार हुआ, यानी कि अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा, और जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर जो गुलामी प्रथा थी वो हमेशा के लिए बंद हो गई। फूले ने ये जो किताब लिखा, ये उन अमेरिकन्स के लिखा, उन अमेरिका वासियों के लिखा जो गुलामों को आज़ाद कराने के लिए जंग लड़ रहे थे। यानी एक लिंक इस्टेब्लिश किया, लोअर कास्ट जो भारत के अंदर थे और जो काले लोग, जो काले गुलाम थे अमेरिका के अंदर थे। ये इस एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि फूले ने कास्ट सिस्टम की जो आलोचना थी उसको और आगे बढ़ाया, और जितनी भी तरह की जो इनइक्वालिटी थी, असमानता थी, उस पर चर्चा किया। और वो जो थे वो अपर कास्ट वीमेन, यानी फूले की चिंता सिर्फ लोअर कास्ट वीमेन या लोअर कास्ट लोग ही नहीं थे, यानी जो ऊंची जाति की जो महिलाएं थी और कह सकते हैं मजदूर, उनके जो संकट थे, या फिर जो लो कास्ट की जो बदनामी या बेइज्जती थी उन पे भी उनका ध्यान था। यानी कास्ट सिस्टम के लिए, यानी जाति कास्ट सुधार, यानी जाति में जो सुधार किया गया उसके लिए आंदोलन उन्होंने जारी रखा 20वीं शताब्दी में। और ख़ास करके उस समय के जो नेता थे, यानी B.R. अम्बेडकर, आज भी पॉपुलर है, तब भी पॉपुलर थे पश्चिमी भारत में, और ईवी रामास्वामी नायकर कहाँ पे, दक्षिण भारत में। अब जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज़ हु कुड इंटर टेम्पल्स, यानी मंदिरों में प्रवेश कौन कर सकता है। सो अम्बेडकर जो थे वो महार परिवार में जन्म लिए थे, और बचपन में यानी बच्चे के रूप में उन्होंने वो सहा था, है ना, जो जातिगत आधार पे उस समय जातिगत प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ी थी। विद्यालय में जब वो स्कूल गए तो उनको मजबूरन क्लास के बाहर बैठना पड़ा, ज़मीन पे बैठना पड़ा, और उनको पानी नहीं पीने दिया गया टैप से, नल से, क्योंकि वहाँ पे जो ऊंची जाति के लोग थे वो उस नल का उपयोग करते थे। स्कूल ख़त्म करने के बाद उनको मतलब कि फेलोशिप मिला US जाने के लिए, यानी कि छात्रवृत्ति मिला उनको अमेरिका जाने के लिए उच्च शिक्षा के लिए। जब वो भारत आए 1919 में तो उन्होंने अपर कास्ट पावर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, यानी ऊंची जाति की जो पावर है आज के समाज में, उस पे लिखा। 1927 में अंबेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट, यानी मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उनके जो महार जाति के लोग थे उनके अनुयायी ने, यानी फॉलोअर ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। ब्राह्मण जो पुजारी थे वो आउटरेज्ड थे, यानी तंग थे, गुस्से में थे, जब दलितों ने टेम्पल के टैंक से पानी लिया। अंबेडकर 3 वैसे आंदोलन का नेतृत्व किए जो 1927 और 1935 में चला।
उनका मकसद ये था कि हर किसी को कास्ट प्रेजुडाइस यानी जो जातिगत रूप से जो समाज के अंदर जो भेदभाव है या फिर जो फ़र्क है, वो सबको इससे अवगत कराना, सबको इसके बारे में जागरूक करना। अब जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज़ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट यानी गैर ब्राह्मण आंदोलन। तो शुरुआती 20वीं शताब्दी में जो गैर ब्राह्मण आंदोलन जो था वो शुरू हो गया, और ये जो इनिशिएटिव था, ये जो शुरू किया गया, वो नन ब्राह्मण जाति से जो लोग आते थे, जिनका एक्सेस यानी जिनका पहुंच शिक्षा को नहीं था, धन को नहीं था, या फिर किसी भी तरह का जो इन्फ्लुएंस है वो दूसरे पे नहीं ला पाते थे। दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वेर हियर्स ऑफ आर्यन इन्वेडर्स, यानी उनका कहना था, जो गैर ब्राह्मण जाति थी उनका कहना था कि जो ब्राह्मण थे या फिर वो क्या थे, आर्यन जो बाहरी आक्रमणकारी थे, बाहरी इन्वेडर्स थे, उनके क्या थे, उत्तराधिकारी थे, जो उत्तर से आए और सदर्न लैंड्स को यानी जो दक्षिणी ज़मीन है या दक्षिणी भूमि है उस पे अपना कब्जा जमाया। और ये जो दक्षिण भूमि यानी जो जो द्रविडियन रेसेस थे, यानी आर्यन वर्सेस द्रविडियन, यानी कि आर्यन ने द्रविडियन पे आक्रमण किया और उन्होंने ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर यानी ब्राह्मणों का पावर पे कंट्रोल, इसका भी खिलाफत किया। ईबी रामास्वामी नायकर और पेरियार, यानी एक नाम बहुत फेमस है, वो मिडिल क्लास फैमिली से आया करते थे। रोचक बात तो ये है कि वो मतलब कि एक सन्यासी थे। अपने शुरुआती जीवन में उन्होंने संस्कृत के जितनी भी कलाकृतियाँ थी उसको बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ा। बाद में वो मतलब कांग्रेस के सदस्य बने, और उनको जब पता चला कि राष्ट्रवादियों ने भोज आयोजित किया है और वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट बनाए गए जातिगत आधार पे, कि लोअर कास्ट को थोड़ा दूरी पे बिठाया गया अपर कास्ट से, और ये उनको कन्विंस किया गया कि अनटचेबल्स हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी। इसीलिए उन्होंने लोगों को कन्विंस किया कि जो अनटचेबल्स है उनको अपने सम्मान के लिए लड़ना होगा। पेरियर यानी जो ये पेरियार थे, उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट यानी आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। उनका कहना था कि अनटचेबल्स वेर द ट्रू अपहोल्डर ऑफ द ओरिजिनल तमिल एंड द्रविडियन कल्चर, यानी जो जिनको ये अनटचेबल कहते हैं वो तमिल और द्रविडियन संस्कृति के असली उत्तराधिकारी हैं, जिनको ब्राह्मणों ने सबजगेट किया है। ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज सॉ सोशल डिवीज़न एंड इनइक्वालिटी, यानी उनका मानना था कि जितने भी धार्मिक यानी जो अधिकार है या जो अधिकारी हैं, उन्होंने सोशल डिविजन्स यानी जो सामाजिक विभाजन या फिर जो असमानता है उनको क्या गॉड गिवन कहा। अनटचेबल हैड टू फ्री देमसेल्व्स, यानी जितने भी अनटचेबल्स हैं उनको खुद को मुक्त करना होगा। इसीलिए सभी धर्मों से, है ना, सभी धर्मों के लोग, है ना, सोशल इक्वालिटी के लिए सभी धर्मों को लोग को काम करना पड़ेगा, सामाजिक समानता मिल सके। पेरियर बहुत ही मुखर आलोचक थे हिंदू कलाकृति के, खास करके जो मनु के लिखे हुए कोट्स थे। जो मनु कौन था, जो एंशियंट यानी प्राचीन लॉ गिवर थे, और भगवत गीता, रामायण, इसके भी वो बहुत बड़े आलोचक थे। वो कहते थे कि जितने भी किताबें हैं ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण की जो अधिकार है उसको साबित करने के लिए है लोअर कास्ट के ऊपर, और मर्दों का यानी जो पुरुष है महिलाओं के ऊपर अधिकार सिद्ध करने के लिए ये किताबें लिखी गई हैं। ये जो असर्शंस है ये मतलब कि अनचैलेंज्ड है। द फोर्सफुल स्पीचेज यानी जो पावरफुल भाषण उनका जो था, और उनके जो लेखन थे या फिर लो कास्ट लीडर के जो आंदोलन थे, उसकी वजह से हमें पुनः सोचने की ज़रूरत है, और सेल्फ क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना करना अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर, है ना, जो ऊंची जाति के जो राष्ट्रवादी नेता हैं उनको सेल्फ थिंकिंग की ज़रूरत है। बट लेकिन ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी यानी जो कट्टरवादी हिंदू समाज है उसने भी क्या किया, प्रतिक्रिया दिया। कैसे दिया? सनातन धर्म सभा और भारत धर्म महामंडल उत्तर में गठित हुआ। ऐसे संगठन जैसे ब्राह्मण सभा बंगाल में, उनका मकसद क्या था कि कास्ट डिस्टिंक्शंस को बनाए रखना और जातिगत आधार को हिंदू धर्म का नींव बनाए रखना। और ये मतलब कि उनको साबित करने के लिए उन्होंने अपने अपने अलग तरह के स्क्रिप्चर्स का सहारा लिया।
विवाद हुए, संघर्ष हुए और जातिगत संघर्ष चलता रहा कॉलोनियल पीरियड के बाद भी। और आज भी जब हम देख सकते हैं, अपने समय में भी देख सकते हैं, किसी न किसी रूप में ये आज भी मौजूद है। So that's all about this topic. I hope this chapter is completely understood to you. So please like, subscribe and share. I hope I will be providing you all the videos related to social science, which will be the boon for preparation for foundation of UPSC and civil services examination. Thank you and have a nice day.